15 जुलाई 2020 है, दिस इज 15 जुलाई 2020 और क्लास लाइव हो चुकी है। जल्दी से मुझे बता दीजिए कि हिस्ट्री में लास्ट क्लास में हम कहां तक पहुंच चुके थे। जल्दी से बता दीजिए, उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं फटाफट। जी सभी लोगों को गुड मॉर्निंग है, सभी लोगों का अभिनंदन है। नहीं होती भाई, डेली क्लास होती है। हम लोगों ने पढ़ लिया था बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में, राइज ऑफ मगध करवाना है शायद। जैन यहाँ पर लाइव जुड़ जाए। टॉपिक फॉर टुडे इज राइज ऑफ मगध। आज हम शुरू करेंगे पढ़ना मगध का उत्कर्ष। राइज ऑफ मगध या मगध का उत्कर्ष। दोस्तों आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमने जब 600 ईसा पूर्व के 16 महाजनपद लिखे और उनकी राजधानियां लिखी, तो हम सब जानते हैं कि जितने भी 16 महाजनपदों का वर्णन अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में हमें मिला था, उससे हमें जानकारी मिली कि इन 16 महाजनपदों में सबसे ज्यादा जो उभर कर आने वाला महाजनपद था और जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली महाजनपद था, वो कौन सा हुआ? वो मगध हुआ। और हम सब जानते हैं मगध की सबसे पहले राजधानी राजगृह हुई, उसके बाद पाटलिपुत्र और उसके बाद वैशाली। इसी मगध के बारे में हम बात करेंगे। और क्यों करेंगे? क्योंकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध से ही हमारे देश में राजवंशों की शुरुआत हुई थी या डायनेस्टीज की शुरुआत हुई थी। इसको हम 3 चरण में पढ़ेंगे, इसके 3 फेजेस होंगे। सबसे पहला पीरियड जो कहलाएगा वो होगा प्री मौर्यन पीरियड। प्री मौर्यन पीरियड या पूर्व मौर्य काल। और नाम से ही पता चल रहा है, कहने का मतलब मौर्य डायनेस्टी या मौर्य वंश शुरू होने से पहले का समय, उसके बारे में हम बात करेंगे। किसमें? प्री मौर्यन पीरियड या पूर्व मौर्य काल में। और ध्यान रखेंगे जिसमें हमें 3 डायनेस्टीज पढ़नी है। सबसे पहले हरियंका डायनेस्टी या हरियक वंश, इसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी या शिशुनाग वंश, और हम पढ़ेंगे इसी पीरियड में नंदा डायनेस्टी या नंद वंश के बारे में। ये बात होगी मौर्य वंश की शुरुआत से पहले, जिसको हमने कहा प्री मौर्यन पीरियड या पूर्व मौर्य काल। इसके बाद इसी प्री मौर्यन पीरियड या पूर्व मौर्य काल में हमारे देश में 2 फॉरेन इन्वेजन्स होंगे या 2 विदेशी आक्रमण होंगे। और ये जो विदेशी आक्रमण होंगे एक हरियक वंश के ही समय में होगा, जिसको हम बोलेंगे पर्शियन इन्वेजन या ईरानी आक्रमण। और दूसरा होगा ग्रीक इन्वेजन या यूनानी आक्रमण। ये हमारे देश पर होने वाले सबसे पहले 2 विदेशी आक्रमण माने जाते हैं। ये सारी की सारी कहानी आप पढ़ेंगे किसमें? प्री मौर्यन पीरियड या पूर्व मौर्य काल में। इसके बाद नेक्स्ट होगा मौर्यन पीरियड या मौर्य डायनेस्टी या मौर्य वंश। और आप सब जानते हैं कि इस टॉपिक में, राइज ऑफ मगध टॉपिक में, जो सबसे ही इंपॉर्टेंट डायनेस्टी हमारे पास पढ़ने के लिए होगी वो कौन सी होगी? राइज ऑफ मगध में मौर्य डायनेस्टी या मौर्य वंश, जिसमें हम बात करेंगे मुख्य रूप से 3 शासकों के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश की स्थापना करेगा, उसके बाद आएगा उसका बेटा बिंदुसार, और फिर उसका उत्तराधिकारी अशोक, और फिर इनके सक्सेसर्स या इनके उत्तराधिकारी। और तीसरा फेज जो हम पढ़ेंगे वो कहलाएगा पोस्ट मौर्यन पीरियड या मौर्योत्तर काल। पोस्ट मौर्यन पीरियड या मौर्योत्तर काल, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले शुंगा डायनेस्टी या शुंग वंश के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे कण्वा डायनेस्टी या कर्णव वंश के बारे में। और इसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट आंध्रा सातवाहना डायनेस्टी या आंध्र सातवाहन वंश के बारे में। अबाउट आंध्रा सातवाहना डायनेस्टी या आंध्र सातवाहन वंश के बारे में। और ध्यान रखेंगे पोस्ट मॉडर्न पीरियड में भी कुछ विदेशी आक्रमण होंगे, कुछ फॉरेन इन्वेजन्स होंगे, जिसमें हम मुख्य रूप से बात करेंगे 3 डायनेस्टीज के बारे में। सबसे पहले होंगे इंडो ग्रीक्स, जिन्हें हम हिंद यूनानी शासक भी कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इसमें सीथियंस के बारे में, जिन्हें हम साका या शक भी कहते हैं। और इसके बाद मुख्य रूप से हम बात करेंगे कुषाणों के बारे में। यही लेआउट है जिसमें हमें क्या पढ़ना है? राइज ऑफ मगध या मगध का उत्कर्ष। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि इन सारी की सारी डायनेस्टीज में अगर कहीं से भी क्वेश्चन आता है, दैट मींस वो क्वेश्चन कहां से है? राइज ऑफ मगध या मगध के उत्कर्ष से। प्री मौर्यन पीरियड पूर्व मौर्य काल, दूसरा मौर्य डायनेस्टी मौर्य वंश, और तीसरा पोस्ट मौर्यन पीरियड या मौर्योत्तर काल। जल्दी से नोट कर लीजिए और बता दीजिए, और फिर उसके बाद हम शुरू करते हैं। प्री मौर्यन पीरियड में सबसे पहले डायनेस्टी जो है हरियंका डायनेस्टी या हरियक वंश। कुछ नहीं दिख रहा भैया, आंखें खोलिए तभी तो दिखेगा। पहले आंखें खोलिए तब दिखेगा। ब्लर है तो अपने इंटरनेट कनेक्शंस चेक कीजिए, बैक जाकर दोबारा क्लास में लाइव आइए तो हो सकता है दिखने लगे, नहीं तो आंखें खोलेंगे, चश्मे से दूर हटाएंगे तो सब नजर आने लगेगा। एक गधा लिख रहा है रवि सर समझ नहीं आ रहा। अरे मेरे भाई अभी तो मैंने समझाना शुरू नहीं करा, अभी टॉपिक शुरू तो करने दे। अभी तो मैंने केवल ये लिखवाया कि आपको क्या क्या पढ़ना है राइज ऑफ मगध में, तो समझ में कहां से आएगा? तुम इस धरती पर क्यों हो ये तुम्हें समझ में आया आज तक? जब यही समझ में नहीं आया कि तुम हो किस लिए इस धरती पर, तो ये कहां से समझ में आएगा यार? स्वाभाविक सी बात है। चोल वंश किस में आता है बेटे? वो हम साउथ इंडिया में पढ़ेंगे जब हम दक्षिण भारत के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं मगध के सबसे पहले राजवंश के बारे में, जो कौन सा हुआ? हरियंका डायनेस्टी या हरियक वंश, जिसकी बात हम कर रहे हैं प्री मौर्यन पीरियड या पूर्व मौर्य काल में।
सबसे पहले हम बात करेंगे हरियंका डायनेस्टी, जो लगभग 544 बीसी से लेकर 412 बीसी तक रही। 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक मगध में शासन किया हरियंका डायनेस्टी या हरियक वंश ने। बहुत ही बढ़िया। आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट। रवि को इसलिए समझ में नहीं आ रहा, रवि को क्योंकि मेरा नाम ही नहीं पता है आज तक। बहुत ही बढ़िया रवि। आप किस ग्रह से आए हैं, किस प्लेनेट से आए हैं, ये भी बता दीजिए। पाल वंश, मेरे भाई जो पाल वंश है राजीव, वो प्री मेडिवल इंडिया की बात करेंगे, वो गुप्ता डायनेस्टी और हर्षवर्धन के बाद हम बात करेंगे पाल वंश की। वो बहुत आगे की बात है। अभी हमें सिर्फ कहां तक पहुंचना है, अभी हमें केवल 3rd सेंचुरी तक पहुंचना है। 3rd और 4th सेंचुरी तक हम पहुंचेंगे इस टॉपिक में। कहने का मतलब ये जो राइज ऑफ मगध है, ये टोटल आप कह सकते हैं कि लगभग 800-900 साल का इतिहास है जो मगध का है। मगध कहां है जी? आज जो बिहार झारखंड है वही पूरा का पूरा एरिया पहले मगध कहलाया करता था, और जो आज पटना है, आप सब जानते हैं पटना का पुराना नाम ही क्या है, पाटलिपुत्र, जो मगध की कभी राजधानी हुआ करती थी। हरियंका डायनेस्टी या हरियक वंश जो मगध का सबसे पहला राजवंश हुआ 544 बीसी से 412 बीसी तक। और ध्यान रखेंगे द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध वाज राजगृही, और मगध की सबसे पहली जो राजधानी हुई वो राजगृही हुई। एंड द फाउंडर ऑफ हरियंका डायनेस्टी इन मगध वाज, सबसे पहला रूलर लिखिए, बिंबिसार, जिसने रूल किया लगभग 544 बीसी से लेके 492 बीसी तक। बिंबिसार। बिंबिसार ने ही मगध में हरियक वंश की स्थापना की थी। और ध्यान रखेंगे ही वॉज कंटेम्परेरी टू बुद्धा। जो बिंबिसार था वो बुद्ध का समकालीन था, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का, और उसके बाद हमने पढ़ा था कि 483 ईसा पूर्व में बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो बुद्ध के ही समकालीन और बुद्ध का ही कंटेम्परेरी कौन हुआ करता था? बिंबिसार हुआ करता था। इसके बाद ध्यान रखेंगे ही अटैक्ड ऑन अंग एंड एडेड इट इनटू मगध। इसने अंग पर आक्रमण करके उसे मगध साम्राज्य में मिलाया। और हम सब जानते हैं 16 महाजनपदों में मैंने सबसे ही पहला महाजनपद आपको अंग लिखवाया था, जिसकी राजधानी चंपा या चंपा नगरी हुआ करती थी। अपने शासनकाल में बिंबिसार ने अंग पर आक्रमण करके उसे मगध में मिलाया था। और ध्यान रखेंगे मगध की टेरिटरी को बढ़ाकर अब 2 महाजनपद मगध में क्या थे, इंक्लूडेड थे। बृहद्रथ मगध का फाउंडर था ना जी, बृहद्रथ मगध का फाउंडर था, लेकिन जो सबसे पहला साम्राज्य, जो सबसे पहली डायनेस्टी मगध की हुई है वो हरियंका डायनेस्टी, हरियक वंश हुई है। इसलिए हम कहानी हरियक वंश से क्या करते हैं, शुरू करते हैं। इसके बाद ही गॉट मैरिड टू कौशल देवी। इसने कौशल देवी के साथ विवाह किया था। और ध्यान रखेंगे ये जो कौशल देवी थी, इसी का भाई हुआ करता था राजा प्रसेनजीत, जो कहां का राजा था, कौशल का। और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती और अयोध्या। मैंने आपको कहा था कि सारे के सारे महाजनपद और उनकी राजधानी आपको याद होनी चाहिए। जब तक वो याद नहीं होंगी तब तक आगे की कहानी को समझने में दिक्कत आएगी। बिंबिसार ने कौशल देवी के साथ विवाह किया था, और कौशल देवी के ही भाई कौशल नरेश राजा प्रसेनजीत ने बिंबिसार को दहेज में या डाउरी में क्या दिया था, काशी। और आप सब लोग जानते हैं कि काशी भी मगध के अलावा एक महाजनपद था जिसकी राजधानी वाराणसी थी, जो दहेज में मिला था बिंबिसार को। इसीलिए ध्यान रखेंगे कि बिंबिसार के शासनकाल में मगध साम्राज्य में ही 2 महाजनपद शामिल हुए, एक अंग जिसको उसने जीता, और दूसरा काशी जो उसको दहेज में मिला, जो किसने दिया, राजा प्रसेनजीत ने दिया, जो कौशल नरेश था। बिंबिसार से पूछा जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिंबिसार का एक रॉयल फिजिशियन था या एक राजवैद्य था, और इसके राजवैद्य का नाम था जीवक। और बिंबिसार ने अपने शासनकाल में जीवक को अवंती भेजा था, क्योंकि उस समय जो अवंती नरेश, अवंती का राजा था, जिसका नाम था चंड प्रद्योत, क्योंकि उस समय द रूलर ऑफ अवंती चंड प्रद्योत वॉज सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस। ध्यान से समझेंगे, बिंबिसार ने अपने रॉयल फिजिशियन या अपने राजवैद्य को, जिसका नाम जीवक था, अवंती के राजा चंड प्रद्योत का इलाज करने के लिए भेजा था, जिसे जॉन्डिस हुआ था या जिसे पीलिया हुआ था। और ध्यान रखेंगे ये जो चंड प्रद्योत था, ये प्रद्योत वंश का राजा था। और ध्यान रखेंगे द सेकंड वाइफ ऑफ बिंबिसार वॉज चेलना। बिंबिसार ने दूसरा विवाह चेलना नामक स्त्री से किया था। तो उसकी 2 पत्नियों के नाम आप याद रखेंगे, एक कौशल देवी जो कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन थी, और दूसरा चेलना जो उसकी द्वितीय पत्नी थी। लेकिन मगध के सबसे पहले राजवंश हरियक वंश के ही सबसे पहले शासक बिंबिसार की हत्या इसी के बेटे के द्वारा की गई, इसी के पुत्र के द्वारा की गई, और लगभग 492 ईसा पूर्व में इसी के पुत्र ने इसकी हत्या करके मगध का सिंहासन हासिल किया, और हरियक वंश का अगला शासक बिंबिसार के बाद बना इसी का बेटा, जिसे हम जानते हैं अजात शत्रु के नाम से। तो अगला रूलर लिखेंगे इसमें अजात शत्रु। बिंबिसार की हत्या करके इसका बेटा सिंहासन पर बैठा, जिसका नाम था अजात शत्रु। लगभग 492 ईसा पूर्व से लेकर 460 ईसा पूर्व तक बिंबिसार। और ध्यान, बिंबिसार के बाद आया अजात शत्रु। और हम सब जानते हैं गौतम बुद्ध एंड महावीर स्वामी बोथ डाइड इन हिज रूलिंग पीरियड। आपसे सवाल पूछेंगे, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों की ही मृत्यु एक ही शासक के शासनकाल में हुई, उस शासक का नाम क्या था, अजात शत्रु। इसी के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में बुद्ध की मृत्यु हुई, और हम सब जानते हैं 468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई। और क्योंकि अजात शत्रु बुद्ध का अनुयायी था, बुद्ध का फॉलोअर था, इसीलिए बुद्ध की मृत्यु के बाद बुद्ध के ही शरीर के अवशेषों पर इसने मगध में
8 स्तूपों का निर्माण करवाया था या 8 स्तूप बनवाए थे। और ध्यान रखेंगे बौद्ध भिक्षुकों के शरीर के अवशेषों पर बनी हुई जो पवित्र इमारतें होती हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, स्तूप कहा जाता है, जो 8 बनवाए थे किसने, अजातशत्रु ने। और हम सब जानते हैं जिस वर्ष गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी उसी वर्ष अजातशत्रु ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल इन राजगृह, उसी वर्ष इसने राजगृह में प्रथम बौद्ध महासंगीति का आयोजन करवाया था। इसके अलावा ध्यान रखेंगे अजातशत्रु स्टार्टेड टू न्यू वेपन्स इन वॉर्स, इसी ने युद्ध में दो, अजातशत्रु ने ही युद्ध में 2 नए हथियार इस्तेमाल करने की शुरुआत की थी, जो कौन कौन से थे। एक का नाम था रथमूसल और दूसरा कहलाता था महाशिला कंटक। रथमूसल और दूसरा महाशिला कंटक। इसके अलावा ही अटैक्ड ऑन वज्जी एंड एडेड इट इनटू मगध, इसने इसके अलावा वज्जी पर आक्रमण करके उसे जीता और उसे मगध में मिलाया। और 16 महाजनपदों में हम सब जानते हैं वज्जी भी एक क्या था, महाजनपद था जिसकी राजधानी विदेह और मिथिला थी। तो इसने वज्जी पर आक्रमण करके उसे मगध में मिलाया। कहने का मतलब अब मगध साम्राज्य में ही शामिल हुए सबसे पहले अंग, उसके बाद काशी और अब वज्जी। लेकिन जो बिंबिसार के साथ हुआ बिल्कुल वही अजातशत्रु के साथ हुआ, क्योंकि इसकी हत्या भी इसके ही पुत्र के द्वारा की गई और अपने पिता की हत्या करके इसका बेटा मगध में हर्यक वंश का अगला शासक बना, जिसे हम उदाइन के नाम से जानते हैं। तो अजातशत्रु की हत्या भी इसके बेटे के द्वारा की गई। पहले अजातशत्रु ने अपने पिता को मारा और फिर अजातशत्रु अपने पुत्र के द्वारा मारा गया और इसी की हत्या करके इसका बेटा सिंहासन पर बैठा जिसका नाम था उदाइन। 460 ईसा पूर्व से लगभग 440 ईसा पूर्व तक। और दोस्तों ध्यान रखेंगे क्योंकि मगध के इस राजवंश में 2 पिताओं की हत्या 2 पुत्रों के द्वारा की गई है, इसीलिए हर्यक वंश को पितृहंता डायनेस्टी या पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा राजवंश है जिसमें 2 पिताओं की हत्या 2 पुत्रों के द्वारा की गई है। इसके बाद शासक बना उदाइन और हम सब जानते हैं इसने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक सिटी, एक शहर की स्थापना की, जो कौन सा था, पाटलिपुत्रा या पाटलिपुत्र। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो उदाइन से पूछते हैं कि इसी ने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी। एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड सोन रिवर, गंगा और सोन नदी के ही तट पर इसने पाटलिपुत्र नामक शहर की स्थापना की एंड ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम राजगृह टू पाटलिपुत्र। और मगध की नई राजधानी ही किसको बनाया, पाटलिपुत्र को बनाया। इन तीनों शासकों के बाद इनके कुछ उत्तराधिकारी हुए, जैसे इसके बाद रूलर बना अनिरुद्ध। अनिरुद्ध के बाद अगला रूलर बना मुंडक नाम का शासक। लेकिन नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट फॉर यू, आपको केवल और केवल याद रखना है नाम। आपसे पूछेंगे हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ हरियंका डायनेस्टी, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था। तो ध्यान रखेंगे द लास्ट रूलर ऑफ हरियंका डायनेस्टी वाज नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक हुआ और नागदशक की हत्या इसके ही एक प्रधानमंत्री के द्वारा की गई। ध्यान रखेंगे मगध साम्राज्य में प्रधानमंत्री को महामात्य और मंत्री को मात्य कहा जाता था। इसी नागदशक का एक महामात्य था, एक प्रधानमंत्री था जिसका नाम था शिशुनाग, और उसी शिशुनाग ने नागदशक की हत्या करके मगध में एक नए साम्राज्य की स्थापना की अपने ही नाम से, जिसे क्या कहा गया, शिशुनाग डायनेस्टी या शिशुनाग वंश। और लगभग 412 ईसा पूर्व में समाप्त हुआ हर्यक वंश और नींव पड़ी एक और राजवंश की जिसको हम शिशुनाग वंश कहते हैं। अगला लिखेंगे शिशुनाग डायनेस्टी या शिशुनाग वंश। लगभग 412 ईसा पूर्व से लेके 344 ईसा पूर्व तक मगध में शासन किया शिशुनाग डायनेस्टी या शिशुनाग वंश ने। और ध्यान रखेंगे द फाउंडर ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी वाज शिशुनाग हिमसेल्फ। अपने ही नाम से शिशुनाग नामक व्यक्ति ने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। सबसे पहला काम, ही अटैक्ड ऑन अवंती। इसने अवंती पर आक्रमण किया और अवंती पर आक्रमण करके ही डिस्ट्रॉयड प्रद्योत डायनेस्टी। इसने प्रद्योत वंश का अंत किया। और कहने का मतलब अब अवंती को भी किसमें शामिल कर लिया गया, मगध में। अवंती की 2 राजधानियां थी, दोनों हमने लिखी थी। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी या उज्जैन और दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती हुआ करती थी। और दूसरा महत्वपूर्ण काम शिशुनाग ने किया, ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम पाटलिपुत्रा टू वैशाली। इसने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित किया। शिशुनाग वाज सक्सीडेड बाय हिज सन। इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र हुआ जिसका नाम था कालाशोक। इसका उत्तराधिकारी इसका बेटा हुआ जिसका नाम था कालाशोक, या जिसका नाम कुछ कुछ ग्रंथों में काकवर्ण भी लिखा हुआ मिलता है, यही कहलाता है काकवर्ण। और हम सब जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण काम जो उसने किया, इन 383 बीसी ही ऑर्गेनाइज्ड सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल इन वैशाली। इसने वैशाली में द्वितीय बौद्ध महासंगीति का आयोजन करवाया।
और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि द्वितीय बौद्ध महासंगीति में स्थावीर और महासंघिक में बटे थे बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स या बौद्ध धर्म के अनुयायी। और अगला महत्वपूर्ण काम, ही अगेन मेड हिज कैपिटल टू पाटलिपुत्रा। इसने दोबारा से अपनी राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। और ध्यान रखेंगे, द लास्ट रूलर ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी वॉज नंदीवर्धन। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन हुआ। लेकिन ध्यान रखेंगे, इस नंदीवर्धन का ही एक सचिव, एक सेक्रेटरी हुआ करता था जिसका नाम था महापद्मानंद। और इसी महापद्मानंद के द्वारा नंदीवर्धन की हत्या करके मगध में एक और राजवंश की स्थापना की गई जिसे हम नंदा डायनेस्टी या नंद वंश के नाम से जानते हैं। और मगध की तीसरी डायनेस्टी, तीसरा राजवंश हुआ नंद वंश या नंदा डायनेस्टी। जल्दी से नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। शिशुनाग डायनेस्टी या शिशुनाग वंश के बाद मगध का अगला राजवंश हुआ नंदा डायनेस्टी या नंद वंश। लगभग 344 ईसा पूर्व से लेके 323 ईसा पूर्व तक छोटा सा ड्यूरेशन है नंदवंश का, नंदा डायनेस्टी का। और ध्यान रखेंगे, द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी वॉज महापद्मानंद। नंद वंश की स्थापना महापद्मानंद के द्वारा की गई। और ध्यान रखेंगे, महापद्मानंद के बारे में भी जो जानकारी है वो हमें केवल बौद्ध और जैन ग्रंथों से मिली है। और जैन मान्यताओं के अनुसार ही ऐसा माना गया है कि जो महापद्मानंद था, ही हैड 8 सन्स, इसके 8 पुत्र थे जो महापद्मानंद के बाद एक एक करके मगध के सिंहासन पर बैठे थे, ऐसा जैन ग्रंथों में लिखा हुआ है। लेकिन लास्ट एंड द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज हिज 8th सन। इस वंश का अंतिम और सबसे महान शासक इसका 8वां पुत्र था जिसका नाम, जिसे हम जानते हैं धनानंद के नाम से। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, धनानंद, कुछ कुछ ग्रंथों में नाम घनानंद मिलेगा, एक ही बात है, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। धनानंद या घनानंद इसका अंतिम पुत्र कहलाता है और इस वंश का अंतिम शासक कहलाता है। इंपॉर्टेंट इसलिए रहेगा क्योंकि हम सब जानते हैं कि इसी के शासनकाल में 326 ईसा पूर्व में हुआ इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर या सिकंदर का आक्रमण। और ध्यान रखेंगे, क्योंकि भारत के इतिहास में सबसे पहले स्थायी सेना या स्टैंडिंग आर्मी इसी के द्वारा रखी गई थी, इसीलिए जो घनानंद है या जो धनानंद है, इसी को कहा जाता है फर्स्ट सम्राट ऑफ इंडिया। ये कहलाता है भारत का प्रथम सम्राट। वो शासक जो स्थायी सेना रखा करते थे, जो स्टैंडिंग आर्मी रखा करते थे, उन्हीं को सम्राट कहा जाता था। भारत के इतिहास में सबसे पहला सम्राट ही कौन कहलाता है? घनानंद कहलाता है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसी घनानंद की हत्या इन 323 BC ही वॉज किल्ड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। इसकी हत्या चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। जिसमें मदद किसने की? चाणक्य ने। भाई हम सब जानते हैं, क्योंकि घनानंद ने भरे दरबार में बेइज्जत कर निकाला था किसको? चाणक्य को। इसी अपमान का बदला लेने के लिए चाणक्य ने ही अपने एक शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हत्या करवाई घनानंद की, और घनानंद की ही हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मगध के सबसे बड़े साम्राज्य या सबसे बड़े डायनेस्टी की नींव रखी, जिसको हम क्या कहते हैं? मौर्यन एम्पायर या मौर्य डायनेस्टी। अलेक्जेंडर कहां से था? अलेक्जेंडर यूनान से आया था, ग्रीस से आया था। अभी हम बात करेंगे ग्रीक इन्वेजन के बारे में। तो ये 3 वो डायनेस्टीज थी जो मगध में मौर्य वंश की स्थापना से पहले एग्जिस्ट कर चुकी थी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि मौर्य वंश शुरू होने से पहले भारत पर 2 बार विदेशी आक्रमण हो चुके थे। तो फटाफट से हेडिंग डालिए, फॉरेन इन्वेजन्स इन प्री मौर्यन पीरियड या पूर्व मौर्य काल के विदेशी आक्रमण। फॉरेन इन्वेजन या विदेशी आक्रमण। और भारत में जो सबसे पहला विदेशी आक्रमण हुआ, दैट वाज पर्शियन इन्वेजन। इसे हम क्या मानते हैं? ईरानी आक्रमण। आप सब जानते हैं ईरान का ही पुराना नाम पर्शिया या फारस था। तो भारत पर होने वाला सबसे पहला जो विदेशी आक्रमण माना जाता है वो ईरान से माना जाता है या वो पर्शिया से माना जाता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, पर्शिया में या फारस में या आप कह सकते हैं कि ईरान में एक वंश या एक डायनेस्टी चला करती थी। यहां पर एक वंश हुआ करता था विच इज नोन एज हखामनी डायनेस्टी, जो कहलाता है हखामनी वंश। पर्शिया में, फारस में एक डायनेस्टी, एक वंश चला करता था जिसे हखामनी डायनेस्टी या हखामनी वंश के नाम से जाना जाता है। और इसी हखामनी डायनेस्टी में एक रूलर रूल किया करता था जिसका नाम था साइरस। और इसी साइरस का एक बेटा था जिसे हम डेरियस फर्स्ट या डेरियस प्रथम के नाम से जानते हैं।
लेकिन भारतीय इतिहासकारों ने इसको क्या कहा है? दारा प्रथम। पर्शिया या फारस में एक वंश हुआ करता था जिसे हकामनी डायनेस्टी या हकामनी वंश कहा करते थे, और उसी में एक रूलर रूल किया करता था जिसका नाम था साइरस। और ध्यान रखेंगे, जो साइरस था, ही वाज फर्स्ट फॉरेनर टू अटैक ऑन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ध्यान रखेंगे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप पर, भारत पर नहीं, भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण करने वाला सबसे पहला विदेशी कौन माना जाता है? साइरस माना जाता है। लेकिन ध्यान रखेंगे, अगर पूछा जाए कि इंडिया पर या भारत पर सबसे पहला विदेशी कौन आया आक्रमण करने के लिए, ही वाज डेरियस फर्स्ट या दारा प्रथम। और ध्यान रखेंगे, लगभग 518 ईसा पूर्व में हुआ इन्वेजन ऑफ डेरियस फर्स्ट या दारा प्रथम का आक्रमण। और इसके बारे में हमें जो जानकारी मिली है, जो सोर्स है, वो एक इंस्क्रिप्शन है, वो एक अभिलेख है जिसे हम कहते हैं बेहिस्तून इंस्क्रिप्शन या बेहिस्तून अभिलेख। और इसके अलावा ध्यान रखेंगे, इसी बात का जिक्र हेरोडोटस ने अपनी हिस्टोरिया नामक पुस्तक में भी किया है कि भारत के उपमहाद्वीप पर अटैक सबसे पहले साइरस का हुआ, और अगर भारत की बात करें तो डेरियस प्रथम सबसे पहले भारत पर आक्रमण करने के लिए आया था, जिसकी जानकारी हमें बेहिस्तून इंस्क्रिप्शन से मिली है, बेहिस्तून अभिलेख से मिली है। और आप सब जानते हैं, पत्थर पर, मेटल पर, लकड़ी पर, रॉक्स में हमें लिखी हुई जितनी भी स्क्रिप्ट्स और जितनी भी लिपियां मिलती हैं, दैट इज इंस्क्रिप्शंस, उन्हीं को क्या कहा जाता है? अभिलेख कहा जाता है। जैसे ही भारत में पर्शियंस का आगमन हुआ या पर्शियन अटैक हुआ, तो इससे हमें कुछ फायदे हुए और कुछ नुकसान हुए। जैसे हम सब जानते हैं, आफ्टर दिस अटैक, आफ्टर दिस इन्वेजन, इंडो पर्शियन ट्रेड वॉज स्टार्टेड। इसी के बाद भारत और फारस के बीच व्यापार की शुरुआत हुई। दूसरा फायदा, खरोठी स्क्रिप्ट वॉज स्टार्टेड इन इंडिया। भारत में खरोष्ठी लिपि की शुरुआत हुई। और ध्यान रखेंगे, हमने ऐसा क्यों माना कि जो खरोष्ठी लिपि है वो कहां से आई? पर्शिया से आई, क्योंकि लिखी जाती थी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ये दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। और अगर हम भारत में सबसे पुराने अभिलेखों के बारे में बात करें तो आप सब जानते हैं, भारत में अशोक के अभिलेख ही सबसे पुराने अभिलेख हैं, जो मुख्य रूप से जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से मिले हैं, उत्तर पश्चिमी भाग से मिले हैं, वो खरोष्ठी लिपि में मिले हैं, और जो पूर्वी भारत से मिले हैं वो ब्राह्मी लिपि में। और वो भी कैसे लिखे गए? राइट टू लेफ्ट लिखे गए। इसलिए हमारे इतिहासकारों ने माना कि अशोक को अभिलेख लिखवाने की जो प्रेरणा मिली, जो इंस्पिरेशन मिली, वो मिली ही किससे? डेरियस फर्स्ट या दारा प्रथम से। इसी से प्रेरित होकर, इसी से इंस्पिरेशन लेकर अशोक ने भी अपने शासनकाल में लिपियों या इंस्क्रिप्शंस लिखवाए थे या फिर अभिलेख लिखवाए थे। और इंस्क्रिप्शंस की इंस्पिरेशन वहां से मिली, इसका इस बात से भी पता चलता है कि जो विश्व का सबसे पुराना अभिलेख है, जिसे हम बोगज कोई अभिलेख या बोगज कोई इंस्क्रिप्शन कहते हैं, वो भी हमें कहां से मिला है? पर्शिया से मिला है, और जो खरोष्ठी लिपि में ही लिखा हुआ मिला है। लेकिन इससे एक नुकसान भी हुआ। जब पर्शियंस या जब ईरानियों का भारत में आना जाना शुरू हुआ, तो ईरानियों के भारत में आने से अब यूनानियों को हमारे देश के बारे में पता चल गया, ग्रीक्स को हमारे देश के बारे में पता चल गया, और उन्हें पता चल गया कि हिंदुस्तान एक अमीर और संपन्न देश है। और इसीलिए अब यूनानियों ने डिसाइड किया कि दे विल अटैक ऑन इंडिया, किया वो भी क्या करेंगे? भारत पर आक्रमण करेंगे। इसीलिए जो दूसरा विदेशी आक्रमण भारत पर हुआ, वो किया किसने? ग्रीक्स ने या यूनानियों ने। तो उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट ग्रीक इन्वेजन या यूनानी आक्रमणों के बारे में। चलिए जी, हेडिंग डालिए, ग्रीक इन्वेजन या यूनानी आक्रमण। दूसरा हुआ ग्रीक इन्वेजन या यूनानी आक्रमण। ग्रीक इन्वेजन या यूनानी आक्रमण। अब हम बात करते हैं ग्रीस या यूनान के बारे में। और ध्यान रखेंगे, ग्रीस में या यूनान में एक जगह, एक प्लेस हुआ करता था जिसे हम जानते हैं मैसेडोनिया के नाम से या मकदूनिया के नाम से। और इसी मैसेडोनिया में, इसी मकदूनिया में एक रूलर रूल किया करता था जिसका नाम था फिलिप। और हम सब जानते हैं, इसी फिलिप का बेटा हुआ अलेक्जेंडर द ग्रेट या सिकंदर महान। और जब ईरानियों का भारत में आना जाना हुआ, सर डेरियस ने किस पार्ट में अटैक किया था मेरे भाई? मैंने आपको बताया तो है, भारत में प्रवेश करने की जगह ही केवल कहां से थी? सिंध के रास्ते से। तो जो भी विदेशी भारत में आएगा, वो सारे के सारे सिंध में ही आकर क्या करेंगे? एंट्री करेंगे। ये स्वाभाविक सी बात है। और सिकंदर कहां तक पहुंचा? जब बार बार ईरानियों का भारत में आना जाना हुआ, तो अब यूनानियों को भी भारत के बारे में पता चल चुका था। और यूनानियों ने कहा कि एक देश है जो एक नदी के पार बसा हुआ है, जिस नदी का नाम क्या है? इंडस। इन्हीं लोगों ने हमारी सिंधु नदी को इंडस नाम दिया। और आप सब जानते हैं कि यूनानियों के ही द्वारा सिंधु को इंडस कहा गया, और इंडस से ही हम क्या कहलाए? इंडिया। और इंडिया में रहने वाले लोगों को इन्होंने क्या कहा? इंडियंस। ये जो इंडिया नाम है, ये इंडस से मिला है, और ये दिया किसने है? यूनानियों ने। अलेक्जेंडर डिसाइडेड टू अटैक ऑन इंडिया। अब सिकंदर ने भी भारत पर आक्रमण करना का निश्चय किया या डिसाइड किया। लेकिन सिकंदर या अलेक्जेंडर अच्छी तरीके से जानता था कि अगर यहां से इंडिया तक पहुंचना है तो रास्ते में पर्शिया या ईरान से होकर गुजरना क्या होगा? जरूरी होगा। इसीलिए अपनी आर्मी और अपनी सेना लेकर ये बढ़ा। और ध्यान रखेंगे, इन 3rd सेंचुरी BC ही अटैक्ड ऑन पर्शिया। इसने पर्शिया पर आक्रमण किया एंड डिफीटेड डेरियस थर्ड। उस समय वहां पर शासन कर रहा था डेरियस तृतीय। इसने डेरियस थर्ड या डेरियस तृतीय को पराजित किया। कहां पर? फारस में। जब ये आगे बढ़ा तो आप सब जानते हैं कि हमारे देश की सीमा कहां से शुरू होती थी? भाई उस समय वहां पे महाजनपद था गांधार, और गांधार की ही राजधानी क्या हुआ करती थी? तक्षशिला। आप सब जानते हैं जो आज अफगानिस्तान में कंधार है, वही गांधार हुआ करता था, और जो तक्षशिला है वो वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो जैसे ही हमारे देश की सीमा शुरू हुई, तो उसके बाद इसकी भिड़ंत तक्षशिला में एक और शासक से हुई जिसका नाम था आम्भी। ये उस समय तक्षशिला का रूलर था। इस आम्भी ने भी अलेक्जेंडर या सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण किया और उसकी मदद करने का वादा भी किया। फाइनली काबुल, कंधार, हेरात और जेड्रोसिया के रास्ते होते हुए जो अलेक्जेंडर था, जो सिकंदर था, ही रीच्ड एट द बैंक ऑफ वितस्ता रिवर।
और हम सब जानते हैं झेलम नदी का ही पुराना नाम क्या है? वितस्ता, जिसे यूनानियों ने नाम दिया हाइडेस्पीस। जितने भी शासक रास्ते में सिकंदर को मिले सबने इसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। जी हाँ, ये वही डेरियस है जो आपने 300 मूवी में देखा था, बिल्कुल सही, ये वही डेरियस है। हाइडेस्पीस नदी को नाम दिया, वितस्ता नदी को नाम दिया गया। जितने भी शासक रास्ते में मिले सबने इसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन आप जानते हैं आत्मसमर्पण नहीं किया पौरव वंश के ही राजा पोरस ने, जो उस समय सिंध का शासक हुआ करता था। इसीलिए 326 बीसी में दोनों के बीच एक युद्ध लड़ा गया जो बैटल ऑफ हाइडेस्पीस या बैटल ऑफ वितस्ता कहलाता है। हाइडेस्पीस या वितस्ता का युद्ध। और ध्यान रखेंगे जो हुआ किस किसके बीच? बिटवीन अलेक्जेंडर एंड पोरस। अलेक्जेंडर और पोरस के बीच लड़ा गया बैटल ऑफ हाइडेस्पीस या हाइडेस्पीस का युद्ध। और हम सब जानते हैं इस युद्ध में अलेक्जेंडर डिफीटेड पोरस। अलेक्जेंडर ने पोरस को पराजित किया, लेकिन उसकी हत्या नहीं की, उसे जीवनदान दिया और उसकी बहादुरी से खुश हुआ अलेक्जेंडर। लेकिन जिससे पहले कि अभियान आगे बढ़ा था और वितस्ता नदी को क्रॉस करके मगध की सीमा में पहुंचता, ऐसा इतिहासकार कहते हैं कि अभियान के दौरान ही सिकंदर की तबीयत बिगड़ी और अपना अभियान बीच में ही छोड़कर और अपना जीता हुआ सारा का सारा एरिया अलेक्जेंडर अपने सेनापति को देकर चला गया, जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। और ये पहुंच गया यूनान के ही बेबीलोन। और ऐसा कहते हैं कि बेबीलोन में ही जाकर इन 323 बीसी एट द एज ऑफ 33 ईयर्स अलेक्जेंडर डाइड। सिकंदर की मृत्यु हुई। और यही सेल्यूकस निकेटर वो व्यक्ति होगा जो मौर्य डायनेस्टी शुरू होने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के ही शासनकाल में मगध पर अटैक करेगा, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ संधि करेगा, इसकी बेटी से राजनीतिक विवाह करेगा और इसे रिटर्न में 500 हाथी उपहार में भी देगा। और इसी सेल्यूकस निकेटर का ही राजदूत होगा, एम्बेसडर होगा मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जाएगा और लिखेगा इंडिका नामक पुस्तिका। तो ये था प्री मौर्यन पीरियड या पूर्व मौर्य काल। कहानी को यहीं पर रोकेंगे। कल जब आपसे मुलाकात होगी और कल जब हम मिलेंगे तो हम शुरू करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एंशिएंट इंडिया, दैट इज मौर्य डायनेस्टी या मौर्य वंश। और कल हम बात करेंगे मौर्य वंश या मौर्यन डायनेस्टी के बारे में। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, धन्यवाद, हैव अ वेरी वेरी नाइस डे। कहानी को कल मेरी ही क्लास रहेगी, कल आगे बढ़ाएंगे और कल शुरू करेंगे मौर्य डायनेस्टी या मौर्य वंश। धन्यवाद, शुक्रिया।